अस्सलाम स्टूडेंट्स, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर ऑफ फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। और ये सेशन 2023 को हम चैप्टर नंबर 4 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे। तो अब आप स्टूडेंट ये सवाल करेंगे कि हम न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर ऑफ फिजिक्स 2023। तो मैं चैप्टर नंबर 4 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ? तो देखिए, उसकी रीज़न ये है कि हमने चैप्टर पहले 3 जो चैप्टर है फ्रॉम नहीं सॉरी 4 चैप्टर्स हैं एरलेस फिजिक्स से हमने वो कर ली हैं। तो उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि एफपीएससी का जो कोर्स है वो लेंथी है। और हम इस तरह तैयारी करवाएंगे कि कोई भी आप टेस्ट दे रहे हो तो वो उसकी तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो जाए। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की हम आपको तैयारी नहीं करवाएंगे, हम आपको सभी जो फिजिक्स पेपर्स की तैयारी है वो ऑटोमेटिक आपकी हो जाएगी। तो उसी सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए हमने कहा कि जो पहले हमारे 4 चैप्टर्स हो चुकी हैं तो उनको दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। जो उनके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो क्विज़ सारा कुछ मौजूद है तो वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो हम चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा जो कोर्स है वो जल्दी कवर अप ही हो जाए। और आप जानते हैं कि जितनी स्पीड हम पकड़ेंगे उतना नुकसान आपका होगा। तो इसलिए अगर हम कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करना चाहते हैं तो उसपे टाइम लगता है। तो ज़ाहिर है फिर जब हम कंसेप्चुअल स्टडी करती हैं, डीपली स्टडी करती हैं तो फिर ज़ाहिर है टाइम तो लगता है। तो इस वजह से अगर हम पहले 4 चैप्टर्स पे चलेंगे फिर हमारा मज़ीद जो टाइम है वो काफ़ी उसमें लग जाएगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए और डीपली स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए ताकि आपकी कंसेप्ट बहुत अच्छे हों, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे ही प्रोसीड करेंगे। तो जो न्यू स्टूडेंट्स है इकरा और आई थिंक सो निदा निदा नहीं है। तो अगर आपको कोई एतराज़ है तो बता दें। देखिए, स्पीडें मारना हमें आता है, लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट हम उनको प्रोवाइड करें। वरना ये सारे वो ज़ाहिर है कि चीज़ें हमें भी आती हैं कि हम 2-3 मंथ में स्पीडें मार-मूर के आपको सिलेबस आप बोले कि जी खत्म करवा दिया है। और जब आप पेपर में बैठे तो उससे रिलेटेड कुछ आपको आई ना, तो फिर आप पेपर बैठ के बददुआएँ देने से बेहतर है कि आप हमारे तरीके के मुताबिक चलें। तो चैप्टर का नाम है न्यूटन लॉज़ ऑफ मोशन। वैसे तो आपने ये सिर्फ टॉपिक पढ़ा होगा, लेकिन एरल फिजिक्स में ये एक पूरा चैप्टर है। और आप जानते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स की जान है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले है पॉइंट मैथ्स है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, पॉइंट मैथ्स है। ये जो मैं हाईलाइट करूंगा सिर्फ आपने इसी चीज को करना है, बाकी चीजों को आपको करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं उसको साथ साथ हाईलाइट करता जाऊंगा। तो पॉइंट मैथ्स क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट if during motion in a given time it covers distance much greater than its own size। कि वैसे तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में पढ़ा था कि जो डिस्टेंस है उनके साइज से ज्यादा होना चाहिए। तो चूंकि अब हम मोशन पढ़ रहे हैं तो वो कह रहा है कि वो इतना डिस्टेंस कवर करे। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है ना, तो आप इतना डिस्टेंस कवर कर लेते हो कि स्टार्टिंग पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक वो जो आपका कवर करता है, जो ट्रैवल करता है, जो डिस्टेंस है वो आपके साइज से ज्यादा हो तो फिर आपको एज अ पॉइंट हम कंसीडर करेंगे। तो वैसे मैथमेटिक्स में पॉइंट मैथ क्या होता है? ऑब्जेक्ट विद जीरो डायमेंशन कंसीडर्ड एज अ पॉइंट मैथ। अब देखिए, इन रियलिटी तो ये एग्जिस्ट नहीं करता और ज़ाहिर है मैथमेटिक्स में भी ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमने वो मैथ यूज करनी होती है। तो मैथ में हम उसको ये पॉइंट मैथ हम चीज़ों को लेते हैं। तो जब ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हम इस पॉइंट मैथ को स्टडी क्यों करते हैं? तो देखिए, पॉइंट मैथ का अगर स्टडी हम इसलिए करते हैं, यहाँ पर उसका आंसर लिखा हुआ है। पॉइंट मैथ इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स। इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाता है कि जब पॉइंट मैथ रियल में एग्जिस्ट नहीं करता और आप बॉडीज को, बड़े बड़े बॉडीज को आप पॉइंट मैथ कंसीडर कर रहे हैं, हालांकि वो पॉइंट मैथ नहीं होते, लेकिन फिर भी आप अप्रोक्सीमेशन यूज करके उनको पॉइंट मैथ कंसीडर कर लेते हैं। आप कहते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग वो पॉइंट मैथ है, एक बंदर पॉइंट मैथ है, तो एक जो ट्रक है वो पॉइंट मैथ है। तो यानी कि जब आप इन बड़ी बॉडीज को पॉइंट मैथ कंसीडर करते हैं और साथ में आप ये डेफिनेशन करते हैं कि पॉइंट मैथ कौन सा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी जीरो डायमेंशन होती है। हालांकि इंसान की जीरो डायमेंशन नहीं है, बंदर की जीरो डायमेंशन नहीं है, वो ट्रक की जीरो डायमेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनको पॉइंट मैथ कंसीडर कर रही हैं।
तो वो इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे जो न्यूमेरिकल्स होती हैं, मैथमेटिक्स को ये क्या करती हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम मूविंग पार्टिस है, क्लासिकल मैकेनिक्स मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को डील करती है, तो ज़रा मैं उनकी जो भी सारी कैलकुलेशन हमने करनी है तो वो आसान तभी होंगी जब उन बॉडीज को हम पॉइंट मैच कंसीडर करेंगे। अगर हम उन बॉडीज को पॉइंट मैच कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो मैथमेटिक्स है, आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इसलिए हम ये अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, हम एक बड़ी बॉडी को भी पॉइंट मैच कंसीडर कर सकते हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन यही होती है कि ऑब्जेक्ट विद जीरो डायमेंशन, तो पॉइंट मैथ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। तो रियलिटी में जो बॉडीज होती है उनको अगर हम पॉइंट मैथ बोल रहे हैं तो वो जस्ट एज अप्रोक्सीमेशन है। मैथमेटिक्स में हम उनको पॉइंट मैथ हम बना देते हैं, लेकिन रियलिटी वो पॉइंट मैथ नहीं होते। ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? तो आपकी खामोशी बता रही है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। तो अब हम आगे चलते हैं। दूसरा इनर्शिया। सर मतलब ये आइडियल केस है। हाँ जी, आइडियल केस है, रियलिटी नहीं है। लेकिन जब आप रियल बॉडीज को पॉइंट मैच कह रहे हैं ना, तो आप उनको पॉइंट मैच कंसीडर करते हैं। मशीन रियल बॉडीज यानी जैसे हम हैं, तो फिजिक्स में जब हमारी मोशन को स्टडी किया जाएगा तो हम वो हमें एज अ पॉइंट मैच कंसीडर करते हैं, एज अ पॉइंट मैच ट्रीट करते हैं। लेकिन ये जस्ट आइडियल केस है मैथमेटिक्स को आसान बनाने के लिए, क्योंकि ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसे कोई चीज जिसकी जीरो डायमेंशन हो वो एग्जिस्ट नहीं करते। माइक का म्यूट किसका है? माजिदा सर्वर। सेकंड है इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है? डेफिनेशन आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। इट इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी, यानी कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है ऑफ ऑल द बॉडीज by virtue of which they cannot change their state of rest or uniform motion along a straight line by their own is called inertia। ये बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी खुद ब खुद अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। अगर बॉडी खुद रेस्ट पर मौजूद है वो ऑटोमेटिकली वो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन पे जा रही है तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो यूनिफॉर्म मोशन स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपसे ये सवाल है कि अगर बॉडी एक्सिलरेटेड मोशन हो तो क्या वो इनर्शिया में होगी? एक्सिलरेटेड बॉडी को आप क्या कह सकते हैं कि ये इनर्शिया की स्टेट में है? नहीं सलीम, इन एक्सिलरेटेड बॉडी को आप नहीं कह सकते कि ये इनर्शिया की स्टेट में है, क्योंकि जब आप एक्सिलरेटेड स्टेट में होते हैं ना, तो एक्सिलरेटेड स्टेट का मतलब क्या है कि आप पे फोर्स एक्ट कर रही है। तो ज़रा जब फोर्स एक्ट कर रही है तो फोर्स का काम क्या होता है? आपकी स्टेट को चेंज करना। तो इसलिए एक्सिलरेटेड पार्टी वो इनर्शियल स्टेट में नहीं होते। इनर्शियल स्टेट में सिर्फ और सिर्फ आप रेस्ट में हो तब आप इनर्शियल स्टेट में होंगे। अगर आप यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही हो तो तब आप इनर्शियल स्टेट में होंगे, क्योंकि दोनों केसेस में नेट फोर्स क्या होती है? जीरो होती है। तो जब फोर्स जीरो होगी तो फिर आपका जो कॉज है, जो एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपको चेंज कर सकता है वो है ही नहीं है। तो जब कोई चीज है ही नहीं है आपकी स्टेट को चेंज करने के लिए, फिर आप उस स्टेट में मौजूद रहेंगे। फिर ये सवाल पूछा जाता है कि इनर्शिया क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है? नो, इट इज द इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये जस्ट अ प्रॉपर्टी है जो मैथ पे डिपेंड करती है। यानी कि ये मैथ से रिलेटेड होती है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे मैथ है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, आप मैथ को मेजर कर सकते हैं।
लेकिन इनर्शिया को आप मेजर नहीं कर सकते, जस्ट बता सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जी मेरे अंदर इतने किलो इनर्शिया मौजूद है, नो। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे अंदर इतने किलो न्यूटन इनर्शिया मौजूद है। आप बस ये कह सकते हैं कि अगर आपका मास ज्यादा है तो आप बोलेंगे मेरे में इनर्शिया ज्यादा है। कितना है ये आप नहीं बता सकते, बस ये बता सकती हैं कि कम है या ज्यादा है, बस। तो ये आप कैसे बता सकते हैं? मैथ्स की वजह से। तो यानी कि इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ओनली अ प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? इनहेरेंट प्रॉपर्टी, यानी कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जो मैथ पे डिपेंड करती है। जिसके पास मैथ होगा उसके पास ऑटोमेटिकली इनर्शिया आ जाएगा। हाँ, अब फिर आप इसके लिए करेक्टरिस्टिक का भी वर्ड यूज कर सकते हैं, टेंडेंसी का भी वर्ड यूज आप कर सकते हैं। इनर्शिया एज नो यूनिट, क्योंकि ज़ाहिर है यूनिट किस चीज की होती है? यूनिट तो फिजिकल क्वांटिटीज की होती हैं, प्रॉपर्टीज के यूनिट नहीं होते। जैसे आपने पढ़ा था गुस्सा, वो प्रॉपर्टी है, उसका यूनिट नहीं होता। प्यार एक प्रॉपर्टी है, उसका यूनिट नहीं होता, क्योंकि आप इन चीजों को मेजर नहीं कर सकते। तो चूंकि ये प्रॉपर्टी है तो आप इसको मेजर ही नहीं कर सकते। तो जब मेजर नहीं करेंगे तो फिर उसका यूनिट भी नहीं होगा, उसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। टू बॉडीज ऑफ इक्वल mass, one in motion and other is at rest, possesses the same inertia because it is a factor of mass only and does not depend upon the velocity। ये MCQ आ सकता है। इनर्शिया वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप रेस्ट पे हैं तो रेस्ट में जब आप होंगे तब भी आपके पास उतना ही मैस है। अगर आप मूव कर रहे हैं तब भी आपके पास उतना ही मैस है। दोनों केसेस में आपका मैस चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स यही कहती है कि मैस कांस्टेंट होता है। तो वही बात हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा मैस कांस्टेंट होता है। तो जब मैस हमारा कांस्टेंट होगा तो चाहे हम रेस्ट पर हो चाहे हम मूव कर रहे हो, दोनों केसेस में हमारा मैस सेम है। तो जब हमारा मैथ सेम होगा तो मैथ की जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया, वो भी क्या रहेगी? वो भी सेम रहेगी। नेक्स्ट क्लियर है? नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ द मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। अगर आप इंटरव्यू में आंसर करते हैं इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, डेफिनेशन बुक में लिखी हुई आप वो कर सकती हैं। लेकिन अगर आप ये डेफिनेशन सुनाएंगे तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी से अच्छी डेफिनेशन ये है, क्योंकि ये आपको मोमेंटम का मीनिंग बता रही है। वहां पर आपको मोमेंटम का मीनिंग नहीं पता चलता, यहाँ पर आपको मोमेंटम का मीनिंग बता रही है कि मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ द मोशन होती है। अगर किसी बॉडी के पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगी तो उसके पास मोमेंटम ज्यादा होगा। अगर उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है तो उसके पास मोमेंटम कम होगा। इट इज measured in terms of force required to stop the body in unit time। तो इसको आप फोर्स की टर्म्स में भी आप इसको मेजर कर सकती है, क्योंकि आपने पढ़ा था न्यूटन का सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। इट इज आल्सो मेजर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इफ अ बॉडी ऑफ मास है तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, p इज इक्वल टू mv। It is a vector quantity and its direction is the same as the direction of the velocity of the body। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी। जिसका यूनिट आ गया और डायमेंशन आ गई। तो ये ग्राफ भी आपने करना है, इसका ग्राफ ये होता है। नेक्स्ट है इफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मैसेज है। तो जाहिर है कि जब वो मैथ डिफरेंट होंगे तो फिर ये सारे रिलेशनशिप आपने याद करनी है। द लाइटर बॉडी पोजेस ग्रेटर वेलोसिटी। तो देखिए चूंकि मोमेंटम प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अगर मैथ वो क्या है, वो डिफरेंट है, तो फिर वेलोसिटी और मैथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि जितने क्वांटिटी मैथ ज्यादा होगी उतने वेलोसिटी छोटी होगी। प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अगर मैथ बड़ा है तो वेलोसिटी छोटी है, अगर मैथ बड़ा वो कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट ने हमेशा क्या रहना है?
कांस्टेंट रहना है। फॉर डिफरेंट बॉडीज, ये तो बात ही, अगर हमारे पास हो डिफरेंट बॉडीज और उनकी वेलोसिटी सेम हो, तो फिर आपका मोमेंटम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के। ये ग्राफ आपको बताता है मास कांस्टेंट के लिए और ये ग्राफ है वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए, दोनों की शेप सेम है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो डेफिनेशन है बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए स्ट्रेट लाइन का वर्ड आपने लाजमी यूज करना है। अगर आप स्ट्रेट लाइन का वर्ड नहीं यूज करते तो फिर आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही न्यूटन के लॉज आप एप्लीकेबल है। अगर कर्व पाथ हो जाएगा फिर न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल वहां पर नहीं है, फिर वो किस में चला जाएगा, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला जाएगा। If no net force act on a body, then the velocity of the body cannot change. नेट फोर्स होगी तो पार्टी, आप देखिए दोनों में फर्क है, एक है जस्ट फोर्स और एक है नेट फोर्स। तो यहाँ पर न्यूटन के लॉज नेट फोर्स रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अगर नेट फोर्स मिलेगी तो तब बॉडी की वो स्टेट चेंज हो सकती है। अगर नेट फोर्स नहीं है तो फिर बॉडी की स्टेट चेंज नहीं हो सकता। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी। स्टेट को चेंज करने के लिए नेट फोर्स का होना जरूरी है। और नेट फोर्स आप जानते हैं कि जितनी एक बॉडी पर अगर 10 फोर्स एक्ट कर रही हैं तो उनका वेक्टर सम ले लें, तो जो अगर उनका रिजल्टेंट 0 आ जाता है तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 है, तो उसका मतलब उसकी स्टेट चेंज नहीं हो सकती। अगर वो उसका आंसर नॉन जीरो आता है इसका मतलब नेट फोर्स वो 0 नहीं है, तो उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शिया एंड इज डायरेक्टली कॉल्ड अ लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया हमारे पास 3 टाइप्स का होता है। अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन है ना न्यूटन फर्स्ट लॉ की, ये इनर्शिया की डेफिनेशन से मैच कर रही है, तो इसलिए इसको न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है, वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि इनर्शिया क्या होता है, वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन रखती है। तो यही न्यूटन लॉ भी कहता है कि बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगी, तो जब तक उस पर नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी वो उसकी स्टेट को चेंज नहीं किया जा सकता। ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है। फिर इंटरव्यू में आपसे टाइप भी पूछी जा सकती हैं कि इनर्शिया कितनी टाइप का होता है। तो इनर्शिया 3 टाइप्स का होता है। पहला इनर्शिया है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर आप रेस्ट पर हैं तो इसकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, तो आप रेस्ट पर ही रहेंगे अनलेस आप पर नेट फोर्स एक्ट करे। A person who is standing freely in a bus thrown backward when the bus starts suddenly, ये एमसीक्यू पेपर में आया हुआ है कि जब वो बस स्टार्ट होती है तो आप क्या करती हैं, आप पीछे की तरफ वो मूव, मतलब आपको धक्का लगता है, बस आगे की तरफ जाती है और आप पीछे की तरफ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब पहले बस थी रेस्ट पर, तो जब बस रेस्ट पर थी तो आपका जो लोअर पार्ट है आज अपोज करती है। तो अगर आपके जो लोअर पार्ट है ज़ाहिर है वो रेस्ट पर है, वो रेस्ट पर है और आपका अपर पार्ट वो भी रेस्ट पर है। तो जब बॉडी क्या करती है, जब बॉडी चलती है, वो बस चलती है, तो आपका जो लोअर पार्ट है वो तो चलना शुरू हो गया क्योंकि वो बस के साथ अटैच है, लेकिन आपकी जो अपर पार्ट है वो बस के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो इसलिए फिर क्या होता है कि वो आपका जो अपर पार्ट है वो रेस्ट पे रहना चाहता है, लेकिन आपका जो लोअर पार्ट है उस पर वो बस के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो उस पर फोर्स हमने अप्लाई किया बस पर, तो बस चलना शुरू हो गई है। क्योंकि आपका जो लोअर पार्ट है वो बस के साथ अटैच है तो आप भी चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप नेट फोर्स एक्ट करना शुरू हो गई है। लेकिन जो आपका अपर पार्ट है वो क्या है कि वो बस के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो जब उसके डायरेक्टली अटैच नहीं है तो फिर ज़ाहिर उस पर नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, वो क्या करेगा, वो रेस्ट पर ही रहेगा। तो इस वजह से आपका लोअर पार्ट आगे तरफ जाता है और आपका अपर पार्ट वहीं पर रहता है, तो इसलिए आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप वो बस में जाएँ, आपने खड़े होना है, तो वो जो हैंडल लगी होती हैं उसको आप पकड़ के रखें। अगर आप पकड़ के नहीं रखेंगे तो फिर आप गिर जाएँगे। तो इसी तरह जब बस सडनली स्टार्ट हो जाए, मतलब बस सडनली स्टार्ट, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग बस इन मोशन इज आल्सो ट्रांसमिटेड टू लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये मैंने आपको बातें बता दी हैं।
If the motion of the bus is slow, the inertia of motion will be transmitted to the body of the person uniformly, and so entirely body of the person will come in motion with the bus and the person will not experience any jerk. ये भी conceptual point है. अगर slowly आप बस को start करेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि यानी कि बस की मोशन स्लो हो तो फिर आप गिरेंगे नहीं, यानी आप पीछे की तरफ नहीं जाएँगे। आप अपनी न वो स्ट्रेट पे ही रहेंगे, बस के साथ-साथ ही चलेंगे। लेकिन अगर अचानक से बस चलती है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप पीछे की तरफ आप धक्का खाएँगे। When a horse starts suddenly, the rider tends to fall backward on account of inertia of rest of upper part of the body as explained above. A bullet fired on a window pane makes a clean hole through it. कि वो कह रहा है कि जो बुलेट जब आप फायर करती हैं तो जो विंडो पैन होती है उसमें होल हो जाता है. While a ball breaks the whole window, the bullet has a speed much greater than the ball. वो कह रहा है कि एक जो बुलेट है जब वो फायर की जाती है तो वो विंडो में सिर्फ और सिर्फ सुराख करती है, यहाँ पे देख रहे हैं. लेकिन जब आप एक बॉल फेंकती हैं, वो पूरी जो शीशा उसको तोड़ देता है. बुलेट क्या कर रही है, जस्ट होल कर रही है अपने साइज के मुताबिक. लेकिन जो बॉल है, वो क्या करता है, वो पूरा इसको साथ तोड़ देता है. उसकी रीज़न क्या है? The bullet has a speed much greater than the ball, so its time of contact with glass is small. So in case of bullet, the motion is transmitted only to a small portion of the glass. जैसे ये बात थी पॉइंट नंबर 1 कि वो कह रहे हैं कि जब मोशन बस की तेज होती है तो जो वो इनर्शिया ट्रांसमिट होने का जो टाइम है वो बहुत कम होते हैं, इस वजह से आप पीछे गिर जाती हैं. तो यही बात है, यहाँ पे जो इनर्शिया ट्रांसमिट होने का जो टाइम है वो बहुत कम होता है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है. तो स्पीड क्योंकि इसके पास इनर्शिया मोशन मौजूद है बुलेट के पास है. तो अगर ज़ाहिर है कि ये जब वो करेगा इसके साथ वो शीशे से टकराएगा, तो चूँकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो ये अपना इनर्शिया ऑफ जो मोशन है वो क्या करेगा, वो बहुत कम इस वो शीशे को प्रोवाइड कर पाएगा. तो इस वजह से जितने हिस्से को प्रोवाइड कर पाएगा, वो शीशा क्या करेंगे, वो पीसेस क्या करना शुरू चाहेंगे, वो मूव करना चाहेंगे. तो इस वजह से वो फिर वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर ब्रेक हो जाते हैं. क्योंकि वो पीस मूव करना चाहते हैं, तो वो मूव करने की वजह से वो शीशा क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. लेकिन जो बाकी पार्ट है, वहाँ पर इनर्शिया ऑफ मोशन ट्रांसफर हुआ ही नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला. वो फौरन आगे निकल गया, तो इस वजह से ये वाला पार्ट सही रहेगा और ये वाला पार्ट क्या रहेगा, ये वो ब्रेक हो जाएगा. दूसरे टर्म में आप इस तरह भी बता सकती हैं कि द मोशन इज ट्रांसमिटेड, वही बात है कि इनर्शिया ऑफ मोशन कह लें या जस्ट मोशन कह लें. लेकिन बॉल जो होती है, द टाइम एंड द एरिया ऑफ कंटैक्ट इज लार्ज. ड्यूरिंग दिस टाइम द मोशन इज ट्रांसमिटेड टू द एंटायर विंडो. क्योंकि इसके ज़रा साइज भी इसका बड़ा है और इसके पास टाइम भी ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी स्पीड कम होती है. तो ज़ाहिर है कि ये अपना जो इनर्शिया ऑफ मोशन है, इस शीशे को ये अच्छी तरह से ट्रांसफर कर सकता है. तो यही वजह है कि वो क्या कर सकता है, उसको तोड़ सकता है. अब देखिए सम टाइम पूरी से खिड़की नहीं टूटती. अगर आपने पूरी खिड़की तो तोड़ना मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी टूट जाए, तो फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बॉल की. तो जब आप स्पीड बढ़ाएँगे तो वो पूरा शीशा आपका नीचे से लेकर ऊपर टूट जाएगा. मैथ पर भी डिपेंड करता है ना, स्मॉल मैथ की पेनिट्रेशन पावर कम होती है. हाँ जी, ये इस तरह आप कह सकती हैं. डिफरेंट वे होते हैं इसको एक्सप्लेन करने के. लेकिन इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है. मैविश इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है.
लेकिन जो स्मॉल मैसेज होते हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। ये आपने कुछ में पढ़ा भी होगा पार्टिकल फिजिक्स में। जो अल्फा पार्टिकल्स होती हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है क्योंकि उनका मास बहुत ज़्यादा होता है। तो मैसिव पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर कम होती है और जो लाइटर ऑब्जेक्ट होती हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। क्लियर है? महविश। महविश क्लियर है, बता रहे हैं। अब देखिए ये जादू वाले जो करती हैं, ये सारे आपके एमसीक्यू में रीजन वही है, इनको आपने पढ़ना है। ये पेपर में आ सकते हैं। डस्ट पार्टिकल जो है वो कैसे, वो जब मतलब है जो भी हमारी चीज होती है उसको हमने क्या है वो साफ कैसे करती हैं, बाय यूजिंग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये पेपर में आया हुआ है कि जो अगर आपका जो कारपेट है उसमें से आप जो डस्ट पार्टिकल निकालती हैं तो ये कौन से लॉ को ओबे करता है? ये न्यूटन फर्स्ट लॉ को ओबे करता है। तो उनके जो रेस्ट पर हैं वो रेस्ट पर आने की कोशिश करेंगे। The dust particle in a carpet falls off when it is beaten with the stick. This is because beating sets the carpet in motion, where the dust particles tend to remain at rest and hence separate. Clear है? आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, सारे चुप करके बैठे हुए हैं, या तो मेरी आवाज नहीं जा रही या फिर आप बोलना नहीं चाहते। मैं विश में आपसे बोला था, पूछा था, क्लियर है क्वेश्चन आपको या नहीं? आपने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं किया। अब शीर क्या एक्सप्लेन करो? अब देखिए जो कारपेट है ना, सबसे पहले तो वो उसके अंदर जो गर्दो गुबार है, जो गंद है, वो ज़ाहिर है कि वो रेस्ट कारपेट रेस्ट पे पड़ा होगा तो उसके अंदर जो सारी गर्दो गुबार डस्ट है वो भी रेस्ट पर है। तो जब आप फोर्स अप्लाई करती हैं तो आपने उसके स्टेट को चेंज कर दिया। तो जब आपने उसके स्टेट को चेंज कर दिया, वो जो डस्ट पार्टिकल जिन पहले उनके पास क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मौजूद था। तो लेकर फिर आप क्या करती हैं, उन पर जब आप फोर्स अप्लाई करती हैं, उनको उसको झाड़ती हैं, तो तब उसके पास क्या आ जाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाता है। तो इसलिए वो फिर क्या करती हैं, उस कारपेट को वो छोड़कर वो फिर आगे निकल जाती हैं और वो फिर आपके जो कारपेट है वो क्या रह जाती हैं, वो साफ हो जाता है। क्लियर है? ये पेपर में एमसीक्यू आया होगा है कि जो कारपेट होता है उसको हम साफ किस तरह कर सकते हैं, बाय यूजिंग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कि जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी है तो इस वजह से वो फिर क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे। क्योंकि जो कारपेट है उसको आपने क्या कर दिया, उसको आपने मोशन में वो ला दिया, तो मोशन के साथ जाहिर है ये जब वही बात आ जाती है ना कि आप बस में खड़े हैं, तो जब बस मोशन में आ गई है फिर जाहिर है उसके साथ आप भी मोशन में आ जाएंगे इसी तरह। तो जो कारपेट के अंदर जब वो मोशन में आएगा फिर ज़ाहिर है कि जो डस्ट पार्टिकल है वो भी ज़ाहिर है वो भी क्या आ जाएँगे, वो मोशन में आना शुरू हो जाएँगे। अब जो कारपेट का जो साइज़ है वो बड़ा है, वो ज़ाहिर उसकी मोशन कम होगी और जो डस्ट पार्टिकल है उनका वो साइज़ वो मास कम है, तो इसलिए उनकी मोशन ज़्यादा हो जाएगी। वो कारपेट से वो मतलब उनकी मोशन चूँकि ज़्यादा है, तो फिर कारपेट से आगे की तरफ निकल जाएँगे और कारपेट क्या करेगा, थोड़ा-सा मूव करेगा। अब क्लियर है?